हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रकाश संश्लेषण के पार्ट 6 बिल्कुल यानी आखिरी लेक्चर में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रकाश संश्लेषण का चैप्टर बच्चों पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों हम किसकी बात कर रहे थे? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों की। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रहे थे और उसमें हमने सबसे पहले मैंने आपको ब्लैकमैन का एक सीमा कारक नियम बताया था, है ना बच्चों। ब्लैकमैन का सीमा कारक नियम में हमने देखा था कि यदि एक प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण जैसी यदि कोई प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक कारक काम करते हैं, तो उस प्रक्रिया की दर उस कारक के सीधे समानुपाती हो जाती है जो सबसे धीमा या सबसे निम्न सांद्रता में होगा, है ना भाई। तो इस हिसाब से या उसी के आधार पर प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जो कारक हम पढ़ेंगे बच्चों वो कौन सा है? प्रकाश या लाइट, है ना भाई। सबसे पहला कारक कौन सा देखेंगे हम? प्रकाश या लाइट। अब बच्चों एनसीईआरटी में प्रकाश या लाइट के आधार पर एक ग्राफ दे रखा है। हां, वो किसके मध्य है? वो ग्राफ है बच्चों प्रकाश तीव्रता यानी लाइट इंटेंसिटी और प्रकाश संश्लेषण की दर। तो प्रकाश संश्लेषण की दर और प्रकाश तीव्रता के मध्य ग्राफ है और वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का है ना बच्चों। इस तरह का ग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है। क्या मतलब है ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब इस ग्राफ में मैं इस ग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। दो हिस्सों में, कौन सा ग्राफ? दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं बच्चों, ध्यान से। एक तो ग्राफ का ए वाला भाग, एक तो अपन ग्राफ का क्या करेंगे बच्चों? ए वाला भाग जो है ये वाला, और दूसरा क्या है? ये मैंने कहा बी हिस्सा है और ये मैंने कह दिया ए हिस्सा है। तो प्रकाश में ये जो ग्राफ है बच्चों, प्रकाश तीव्रता और प्रकाश संश्लेषण की दर का, उसको दो हिस्सों में बांट दिया, ए और बी। क्या मतलब है भाई? ए वाला जो हिस्सा है ग्राफ का, उसमें जैसे जैसे प्रकाश तीव्रता बढ़ रही है वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ रही है ना। जैसे जैसे प्रकाश तीव्रता बढ़ रही है वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ रही है। और ग्राफ में जो बी वाला हिस्सा है वो क्या दर्शा रहा है कि कितनी भी प्रकाश तीव्रता बढ़ जाए, प्रकाश तीव्रता के बढ़ने पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, है ना भाई। ग्राफ को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, वापस ध्यान देंगे। प्रकाश तीव्रता और प्रकाश संश्लेषण की दर में जो पहला हिस्सा है, जैसे जैसे प्रकाश तीव्रता बढ़ रही है वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ रही है। लेकिन बी हिस्से में आपने प्रकाश तीव्रता बढ़ने पर भी दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्यों? क्या मतलब है? सुनो। शुरुआत में ये जो ए वाला हिस्सा है बच्चों, ए वाले हिस्से में प्रकाश तीव्रता कम है या ज्यादा? ग्राफ का जो ये ए वाला भाग है बच्चों, इस समय प्रकाश तीव्रता ज्यादा है या कम? इस समय प्रकाश तीव्रता कम है। प्रकाश तीव्रता कम है तो सीमा कारक कौन हो गया? प्रकाश तीव्रता। जब प्रकाश की तीव्रता कम है, प्रकाश की मात्रा कम है, तो सीमा कारक कौन हो गया? प्रकाश। तो दर किसके समानुपाती हो गई? प्रकाश के। तो प्रकाश बढ़ रहा है, प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ रही है। सही। अब बी वाले हिस्से तक आते आते प्रकाश तीव्रता बढ़ गई, प्रकाश तीव्रता अधिक हो गई।
जब प्रकाश तीव्रता अधिक हो गई तो अब प्रकाश सीमा कारक नहीं रहा। अधिक वाला कभी सीमा कारक होता है क्या? नहीं। बी वाले भाग में प्रकाश तीव्रता बढ़ गई है, प्रकाश तीव्रता बढ़ गई है तो अब वो सीमा कारक नहीं रहा, और यदि वो सीमा कारक नहीं रहा तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी प्रकाश पर निर्भर नहीं करती, है ना भाई। तो क्या हो गया यहां पर, ए भाग जो है उसका क्या मतलब है, प्रकाश तीव्रता कम, इस कारण प्रकाश सीमा कारक एवं प्रकाश संश्लेषण की दर सीधे किसके समानुपाती हो गई? प्रकाश तीव्रता के, है ना। जैसे जैसे प्रकाश तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही ग्राफ का बी वाले भाग में प्रकाश तीव्रता क्या है भाई? अधिक प्रकाश तीव्रता, मतलब अन्य कारक सीमा कारक हो जाते हैं। ठीक है, तो अन्य कारक सीमा कारक हो गए तो प्रकाश तीव्रता पर या प्रकाश तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रकाश तीव्रता कम होगी तब वो सीमा कारक है, तभी प्रकाश संश्लेषण की दर उसके समानुपाती होगी। जब प्रकाश तीव्रता बढ़ गई तो कोई अन्य कारक सीमा कारक हो गया जो कम मात्रा में होगा, तो प्रकाश बढ़ने पर संश्लेषण की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकृति में भी बच्चों, प्रकृति में भी सामान्यतः देखा गया है कि 10% टोटल सौर जो सूरज की किरणें हैं ना बच्चों, 10% प्रकाश पड़ने पर पादप संतृप्त हो जाता है। तो वैसे ही प्रकृति में ज्यादातर प्रकाश सीमा कारक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 10% पर ही 10% प्रकाश ही पादपों के लिए संतृप्त रहता है ना भाई। 10% प्रकाश ही पादपों के लिए क्या रहता है? संतृप्त रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो अपन ने ग्राफ सिस्टम और कौन सा कारक देख लिया? प्रकाश या लाइट। प्रकाश के बाद बच्चों दूसरा कारक, प्रकाश के बाद दूसरा कारक आता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कारक जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब पहली चीज बच्चों, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03 से 0.04%, है ना भाई। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03 से 0.04%। यदि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो? 0.05% तक बढ़ा दो। यदि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है 0.05 तक, तो सभी पादपों के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो किसको खराब लगेगी भाई? ज्यादा CO2 पर तो हर पादप अच्छा स्थिर करेगा, C4 तो कम CO2 पर भी स्थिर कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वातावरण में CO2 सांद्रता बढ़ेगी तो सभी पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। तो वातावरण में CO2 सांद्रता बढ़ने पर कितनी? 0.05% पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है।
है ना बच्चों, इसे हम CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं, है ना। मतलब वातावरण में CO2 सांद्रता जब बढ़ेगी तो वातावरण में CO2 सांद्रता बढ़ने पर पादपों में भी प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी, और पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है तो उस प्रभाव को कहते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। एक और फायदा होता है बच्चों, अगर CO2 सांद्रता, पादपों में भी CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, वातावरण में CO2 ज्यादा होगा तो पादपों में भी CO2 ज्यादा प्रवेश करेगी। पादपों में जब CO2 ज्यादा प्रवेश कर जाती है, आंतरिक CO2 सांद्रता बढ़ जाती है, तो स्टोमेटा या रंध्र जो है ना बच्चों, वो भी आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं, और रंध्र जब आंशिक रूप से बंद हो जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन हानि भी क्या होती है, कम होती है। तो ये एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना बच्चों, आंतरिक, या इसको इस तरह से लिखते हैं बच्चों, पादपों में आंतरिक CO2 सांद्रता बढ़ने पर रंध्र आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं, है ना, और वाष्पोत्सर्जन हानि भी कम होती है। तो पादपों के लिए अच्छी चीज है ना, पादप मतलब वायुमंडल में CO2 सांद्रता बढ़ जाना प्रकाश संश्लेषण के लिहाज से बहुत अच्छी है। हां, बहुत ज्यादा CO2 सांद्रता नहीं बढ़नी चाहिए, 0.05 तक। तो जरूरत से ज्यादा CO2 सांद्रता बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस वैश्विक ऊष्मीकरण भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग। वो तो CO2 की सांद्रता जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तब, ठीक है। अपन तो बात कर रहे हैं 0.03 से 0.04% CO2 है। अगर 0.05% तक बढ़ जाए, थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो तो पादपों के लिए अच्छा है। रंध्र आंशिक रूप से बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन हानि कम हो जाती है और प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा CO2 सांद्रता बढ़ जाने पर तो फिर ग्लोबल वार्मिंग, वो तो वातावरण के प्रदूषण वाले चैप्टर में अपन देखेंगे। यहां पर तो अपन केवल 0.05% बढ़ोतरी तक ही बात कर रहे हैं। अब यहां पर एक और चीज भाई, हां एक बिंदु और, कार्बन डाइऑक्साइड संतृप्तता बिंदु, हां सैचुरेशन। अब ये भी, इसमें भी आपको पता है C3 पादपों का मान ज्यादा होगा, उनका मान होता है 400, और C4 पादप का 360, है ना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड संतृप्त बिंदु का मतलब है वो अधिकतम CO2 का मान जिस पर सर्वाधिक हो प्रकाश संश्लेषण की दर, है ना। सर्वाधिक CO2 भाई, इतना ज्यादा CO2 या सर्वाधिक CO2 की मात्रा जिस पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण हो, कि भाई इस CO2 सांद्रता पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, इस CO2 मात्रा पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड संतृप्तता बिंदु कहते हैं। तो C3 पादपों में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 ज्यादा चाहिए तो उसका मान ज्यादा, और C4 पादपों को सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण के लिए C3 पादपों की तुलना में कम CO2 चाहिए, तो C4 पादपों का मान 360। ये मान NCERT में दे रखे हैं, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर रखे हैं, ठीक है भाई। तो ये किसकी बात हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता की, ठीक है। दूसरा कारक क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी हमारे पास, एक मिनट बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता बढ़ेगी तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, ठीक है भाई। फिर तीसरा कारक आता है तापमान। अब तापमान में दो चीजें पढ़ेंगे,
सबसे पहले तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की बात करें ना बच्चों, तो अपन ने लाइट रिएक्शंस पढ़े और डार्क रिएक्शंस पढ़े, प्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ी और अप्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ी। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया में से तापमान के प्रति संवेदी ज्यादा कौन से होते हैं, है ना, प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया में से कौन सी अभिक्रियाएं तापमान के प्रति ज्यादा संवेदी होंगी, तो अप्रकाशीय अभिक्रिया। क्यों अप्रकाशीय अभिक्रिया ज्यादा संवेदी क्यों होती हैं? क्योंकि अप्रकाशीय अभिक्रिया एंजाइम्स के द्वारा उत्प्रेरित हो रही हैं। रुबिस्को है, पेप कार्बोक्सिलेज है, ये सब एंजाइम प्रोटीन्स हैं, अधिक तापमान पर निष्क्रिय या विकृतीकृत हो सकती हैं। तो तापमान के प्रति अधिक संवेदी कौन है? अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो यहां पर चूंकि अप्रकाशीय अभिक्रियाएं एंजाइम्स द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, चूंकि अप्रकाशीय अभिक्रियाएं एंजाइम्स द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, इस कारण तापमान के प्रति अधिक संवेदी होती हैं। ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई, क्लियर है। इसमें आप एक चीज याद रखना बच्चों, एक एंजाइम थी ना डायकाइनेज, C4 में अपन ने पढ़ी थी, C4 चक्र में डायकाइनेज एंजाइम बताई थी, पुनः जनन में जो काम करती थी, पाइरुवेट से फॉस्फेनॉल पाइरुवेट, जहां पर 2 अतिरिक्त एटीपी खर्च हो रहे थे, वो एंजाइम, ये डायकाइनेज एंजाइम अधिक ताप पर स्थायी होती है। तो अधिक ताप पर स्थायी एंजाइम का नाम डायकाइनेज। तो C4 पादप जो होते हैं ना बच्चों, अपन ने देखा था C4 पादप अधिक तापमान पर अनुकूलन दर्शाते हैं। तो अधिक तापमान पर स्थायी एंजाइम उनमें कौन सी होती है? डायकाइनेज। अधिक तापमान पर स्थायी एंजाइम उनमें कौन सी होती है? डायकाइनेज होती है। फिर भाई C3 पादपों की बात करें तो C3 पादप किस वातावरण में होते हैं? शीतोष्ण वातावरण के पादप हैं, इसलिए वो कम तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अनुकूलन दर्शाते हैं, है ना, कम तापमान पर अनुकूलित होंगे। C4 पादप जो हैं, ठीक है, जो C4 पादप हैं भाई, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में, वहां पर तापमान ज्यादा, तो उनका अनुकूलन 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अनुकूलन होता है ना भाई। तो C3 तापमान में, C3 पादप तो ठंडे वातावरण में रहते हैं, शीतोष्ण क्षेत्रों में रहते हैं, उनका अनुकूलन कम तापमान पे होगा, कितना? 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और C4 पादप जो हैं वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल क्षेत्रों में रहते हैं, अधिक तापमान पर अनुकूलन दर्शाएंगे 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, तो तीसरा कारक क्या हो गया हमारे पास? तापमान। फिर प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है जल। अब देखो भाई, प्रकाश, CO2, तापमान प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। प्रकाश तीव्रता कम होती है तो सीमा कारक होगी, प्रकाश तीव्रता बढ़ेगी, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी। कब तक? जब तक वो सीमा कारक है। प्रकाश में पढ़ा। CO2 सांद्रता अपन ने देखी कि 0.05% तक बढ़ेगा अगर CO2 वातावरण में, CO2 पहले से ही कम है तो सीमा कारक पहले से ही है, 0.05% तक CO2 अब बढ़ा दो तो प्रकाश संश्लेषण की दर सभी पादपों में बढ़ जाएगी। तापमान में अपन ने देखा, कम तापमान पर C3 पादप अनुकूलन दर्शाते हैं, अधिक तापमान पर C4 पादप अनुकूलन दर्शाते हैं।
जल जो है ना बच्चों, वो एक ऐसा कारक है जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली प्रभावित नहीं करता। जल का प्रकाश संश्लेषण पर प्रत्यक्ष या डायरेक्ट प्रभाव नहीं है, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट इफेक्ट है। अब अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसे है? मान लो किसी पादप में जल की कमी हो गई है ना, कोई वाष्पोत्सर्जन हानि ज्यादा दिखा रहा है पादप, या मृदा में ही जल बहुत कम है। तो अगर पादपों में जल की कमी हो जाती है, तो जल की कमी हो जाएगी तो जो पादपों का पत्तियां हैं, पत्तियां जो हैं वो मुरझा जाएंगी। मुरझा जाएंगी तो उनका क्षेत्रफल या सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। जल की कमी होगी पादपों में, तो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, तो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए, है ना, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए रंध्र बंद हो जाएंगे, और रंध्र यदि बंद हो जाएंगे तो भी प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। तो जल का प्रभाव प्रकाश संश्लेषण पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना भाई? तो यहां पे लिख लें, जल का प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव अप्रत्यक्ष होता है ना भाई? जल का प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव कैसा होगा भाई? अप्रत्यक्ष। कैसे? जल की कमी होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं और पत्तियों का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया जो है भी कम हो जाता है। और इस कारण क्या होगा भाई? जल की कमी होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं, पत्तियों का सरफेस एरिया भी कम हो जाता है, और इस कारण प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है, या प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। ठीक है भाई, तो ये चौथा कारक क्या हो गया? जल। लेकिन जल का प्रकाश संश्लेषण पर डायरेक्ट प्रभाव ना होकर कैसा प्रभाव है भाई? अप्रत्यक्ष प्रभाव है। कैसा है? अप्रत्यक्ष। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट कारक आ जाता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण पर कैसे प्रभाव दर्शाएगा भाई? सोचो। पादप तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर कर रहे हैं, ऑक्सीजन मुक्त कर रहे हैं, यह प्रकाश संश्लेषण था। अगर ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन के कारण रुबिस्को ऑक्सीजनेस के रूप में काम कर सकती है ना? ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, आप लेबोरेटरी में या आप जानबूझकर ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध करवा दो, तो रुबिस्को ऑक्सीजनेस के रूप में काम कर सकती है, और ऑक्सीजनेस के रूप में काम कर सकती है तो प्रकाश श्वसन हो सकता है पादपों में। इसका मतलब ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण पर संदमक प्रभाव होगा, है ना? प्रकाश संश्लेषण की दर को तो कम ही करेगा ऑक्सीजन, क्योंकि रुबिस्को ऑक्सीजनेस के रूप में काम कर सकती है। तो प्रकाश संश्लेषण पर ऑक्सीजन का जो संदमक प्रभाव है उसे हम वॉरबर्ग प्रभाव कहते हैं। तो क्या है भाई? ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण पर संदमक प्रभाव क्या कहलाता है?
वॉरबर्ग प्रभाव या वॉरबर्ग इफेक्ट कहलाता है ना भाई। तो ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण पर संदमक प्रभाव क्या कहलाएगा? वॉरबर्ग। वॉरबर्ग वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्लोरेला शैवाल पर अपने प्रयोग करके यह पता लगाया था। तो यहां पर आप लिख सकते हो वॉरबर्ग ने क्लोरेला शैवाल पर प्रयोग कर यह दर्शाया। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने क्या देख लिया भाई? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर ली। किसकी बात कर ली भाई? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की है। कौन कौन से कारक देखे बच्चों प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले? अपन ने प्रकाश की बात की, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, जल और ऑक्सीजन, ये सभी कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। अब दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा सा हिस्ट्री है, इतिहास है, इसलिए ध्यान रखेंगे। एक प्रभाव है बच्चों जिसे हम कहते हैं रेड ड्रॉप। हां ठीक है, ये रेड ड्रॉप का सिद्धांत किसने बताया था? एमर्सन ने। सुनो क्या कहता है, ये इतिहास है, हिस्ट्री। अपन ने जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ना चालू करा बच्चों, तो अपन ने प्रकाशीय अभिक्रिया देखी थी और अपन ने यह कहा था कि प्रकाशीय अभिक्रिया में पादपों के अंदर दो प्रकाशीय तंत्र काम करते हैं, PS1 और PS2। पढ़ा ना अपन ने? PS1 के बारे में पढ़ा, PS2 के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया था ये 1 और 2, PS1 और PS2 का केवल तात्पर्य है इनकी खोज से। पहले कौन सा तंत्र खोजा गया? PS1। बाद में कौन सा तंत्र खोजा गया? PS2। तो PS1 और PS2 की खोज से पहले, हां, जब हमें नहीं मालूम था कि पादपों में दो प्रकाशीय तंत्र काम करते हैं, वैज्ञानिकों को नहीं मालूम था कि पादपों में PS1 और PS2 नाम के दो प्रकाशीय तंत्र काम करेंगे, उससे पहले एमर्सन वैज्ञानिक ने क्या देखा? एमर्सन वैज्ञानिक ने यह देखा कि जब कभी भी हम पादपों को, ठीक है, जब कभी भी पादपों को 680 से अधिक का प्रकाश दिया जाता है, अगर आप किसी भी पादप को 680 से अधिक का प्रकाश दो, 680 से अधिक का प्रकाश दो, इसका मतलब रेड लाइट या फार रेड लाइट दो। तो यदि आप पादपों को 680 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश देते हो, केवल 680 से अधिक, मतलब रेड लाइट देते हो, तो प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट देखी जाती है। ठीक है, यदि आप पादप को केवल 680 नैनोमीटर से ज्यादा का प्रकाश दोगे, तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट देखी जाती है, जिसे रेड ड्रॉप कहते हैं। अभी मैं लिखता हूं और फिर आपसे ही सवाल करूंगा और आप ही मुझे बताओगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब अपन सिस्टम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एमर्सन ने क्या दर्शाया भाई? यदि पादपों को केवल 680 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश दिया जाए, यदि पादपों को केवल 680 से अधिक का प्रकाश दिया जाए, मतलब कौन सा? रेड और फार रेड लाइट, है ना। यदि पादपों को केवल 680 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश दिया जाए, तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट देखी जाती है। इसे रेड ड्रॉप कहते हैं। ठीक है ना, यहां पर रेड का मतलब रेड लाइट है, ड्रॉप का मतलब गिरावट है, लाल प्रकाश में गिरावट। क्या हुआ भाई? वापस देखो,
पादपों को केवल, यदि हम पादपों को केवल 680 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश दिया जाए, एमर्सन ने देखा था ये, तो प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट देखी जाती है, जिसे रेड ड्रॉप कहते हैं। अब सवाल है क्यों? उस समय तो एमर्सन को मालूम ही नहीं था, अब आपको मालूम है, हमको मालूम है। 680 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश, 680 नैनोमीटर से अधिक मतलब इस समय P700 काम करेगा ना। 680 से अधिक पर कौन सा प्रकाशीय तंत्र काम करेगा? PS1, क्योंकि PS2 जो है वो तो 680 पर काम करता था। PS2 680 नैनोमीटर पर सर्वाधिक अवशोषण दर्शाता था। तो अगर आप 680 से अधिक का प्रकाश दोगे तो केवल कौन काम करेगा? PS1, PS2 तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो दो में से एक ही प्रकाशीय तंत्र काम करेगा, तो प्रकाश संश्लेषण की दर गिर जाएगी ना। हां, यही तो एमर्सन ने देखा। इसलिए PS1 की खोज तो पहले हो गई कि भाई PS1 ही काम करेगा। फिर PS2 की खोज कैसे हुई? फिर एमर्सन ने क्या किया? एमर्सन ने दोनों तरह का प्रकाश पादप को दिया, 680 से अधिक का भी दिया, 680 और उससे कम का भी दिया। तो जब दोनों प्रकार का प्रकाश दिया तो PS1, PS2 दोनों तंत्र पादपों में काम करे और पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ गई। तभी तो खोज हुई कि पादपों में दो प्रकाशीय तंत्र काम करते हैं। पहले एमर्सन ने क्या किया? केवल 680 के ज्यादा का प्रकाश दिया। एमर्सन ने जब केवल 680 से ज्यादा का प्रकाश दिया तो उन्होंने देखा यार प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट हो रही है, मतलब कुछ तो लफड़ा है। फिर उन्होंने देखा कि यार एक प्रकाशीय तंत्र काम करता है क्या, तो उन्होंने फिर क्या किया? 680 से ज्यादा और 680 का प्रकाश दोनों पादपों को दिया। तो दोनों दिया तो PS1, PS2 दोनों काम करे। दो प्रकाशीय तंत्र काम करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ गई। इसे क्या कहते हैं? ये तो रेड ड्रॉप था भाई, उसे क्या कहेंगे फिर? एमर्सन का इनहैंसमेंट प्रभाव। इमर्सन का इनहैंसमेंट प्रभाव, ये क्या था? हां, ये है भाई पादपों को 680 नैनोमीटर एवं 680 नैनोमीटर से अधिक दोनों का प्रकाश देने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि देखी गई। इसे इनहैंसमेंट प्रभाव कहते हैं। और इसी के पश्चात किसकी खोज हुई भाई? इसी के पश्चात पादपों में PS1 एवं PS2 की खोज हुई। ठीक है, तो इतिहास था बच्चों, ये एक हिस्ट्री थी कि पादपों में प्रकाशीय तंत्र दो काम करते हैं। ये कैसे सिद्ध हुआ? सबसे पहले केवल 680 का प्रकाश दिया होगा तो भी प्रकाश संश्लेषण की दर कम, 680 से ज्यादा का दिया होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट देखी गई। फिर दोनों प्रकाश साथ दिए गए, दोनों प्रकाशीय तंत्र साथ में काम करे, तब प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि हो गई। और उसके बाद यह मालूम चल गया कि पादप में एक प्रकाश तंत्र काम नहीं करता, कितने काम करते हैं? दो, PS1 और PS2। कौन काम करते हैं? PS1 और PS2। और इन्हीं को, ये PS1 और PS2 को ही तो किस नाम से और जानते हैं? क्वांटासोम्स।
ये नाम किसने दिया? पार्क और बिगिंस ने। 230 से 250 क्लोरोफिल के अणु प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई को ही क्या नाम दिया भाई? क्वांटासोम्स। भाई PS1 और PS2 हम पढ़ी चुके हैं। PS1 और PS2 ये प्रकाशीय तंत्र है क्या? है क्या? क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण वर्णक के ही तो गुच्छे हैं। प्रकाश संश्लेषण वर्णक के गुच्छे जिसमें एक अभिक्रिया केंद्र, रिएक्शन सेंटर और कई सारे LHCs, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस थे। तो इसमें जितने भी क्लोरोफिल के अणु हैं, उन क्लोरोफिल के अणुओं को पार्क एंड बिगिंस ने क्या नाम दे दिया? क्वांटासोम्स। और इन क्वांटासोम्स को ही हम प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं भाई? प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म थे भाई, मैंने रेड ड्रॉप बता दिया, इन एमर्सन का इनहैंसमेंट प्रभाव, इसके पश्चात PS1 और PS2 की खोज हुई, और PS1 और PS2 में जो क्लोरोफिल वर्णक हैं उनको पार्क एंड बिगिंस ने क्या नाम दे दिया? क्वांटासोम्स। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्या हो गए? क्रियात्मक इकाई। अब देखो बच्चों, अपन ने पादपों में तो प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है ना? हाँ, ठीक है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण तो अपन ने पढ़ लिया बच्चों। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा कि जीवाणु में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जीवाणु में जो प्रकाश संश्लेषण होगा वो पादपों में प्रकाश संश्लेषण से कैसे अलग है ना। अब हमको तुलना किसकी करनी है? जीवाणु में जो प्रकाश संश्लेषण है वो पादपों से कैसे भिन्न होता है। सुनो, सबसे पहला अंतर तो लोकेशन का, स्थल। पादपों में प्रकाश संश्लेषण कहां हो रहा है? पादपों में प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट्स में, है ना भाई। प्रकाश संश्लेषण मीजोफिल कोशिकाएं हो, बंडल पूल आच्छादित कोशिकाएं हो, उनके क्लोरोप्लास्ट में होता है। जीवाणु तो प्रोकैरियोट है, पढ़ा है ना सेल स्ट्रक्चर में, कोशिका की संरचना में। जीवाणु तो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उनमें क्या होता है? क्रोमैटोफोर। याद आया? पढ़ा है सेल स्ट्रक्चर में। जीवाणु में जो प्रकाश संश्लेषण दर्शाने वाले जीवाणु हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रोमैटोफोर्स में होगा, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। दूसरा और सबसे प्रमुख अंतर, पादपों में इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन दाता कौन है भाई? जल। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉन दाता क्या है? जल। और इस कारण क्या होती है? ऑक्सीजन मुक्त भी होती है। जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जल का प्रकाशीय अपघटन होगा और ऑक्सीजन मुक्त होती है। जीवाणु में इलेक्ट्रॉन दाता जल नहीं है भाई, H2S है। और इस कारण जीवाणु में ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती, है ना। पादपों के प्रकाश संश्लेषण में तो इलेक्ट्रॉन दाता जल है और ऑक्सीजन मुक्त होती है, लेकिन जीवाणु के प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन दाता जल है ही नहीं, H2O है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन दाता जल की जगह H2S है, इसलिए ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती, इसलिए उनमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगी। फिर तीसरा अंतर भाई, पादपों में
दो प्रकाशीय तंत्र कार्य करते हैं, है ना। दो प्रकाशीय तंत्र काम करेंगे, PS1 और PS2। इनमें एक ही प्रकाशीय तंत्र काम करता है, एक ही प्रकाशीय तंत्र काम करता है, PS1। तभी तो दो प्रकाशीय तंत्र हैं, तभी तो पादपों में रेड ड्रॉप देखा जाता है। अब जीवाणु में एक ही प्रकाशीय तंत्र है, PS1, PS2 है ही नहीं, 680 या 680 से नीचे वाला अवशोषण है ही नहीं, तो रेड ड्रॉप जीवाणु में नहीं होता। जीवाणु में रेड ड्रॉप नहीं देखा जाता। क्यों नहीं? क्योंकि उनमें केवल एक ही प्रकाशीय तंत्र है भाई, PS1, उनमें PS2 है ही नहीं, तो उनमें रेड ड्रॉप नहीं होगा। फिर फाइनली वर्णक पादपों में, उच्च पादपों में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हैं। जीवाणु में बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये बैंगनी रंग का होता है और बैक्टीरियो विरिडिन ये हरे रंग का होता है। तो कौन से वर्णक हैं भाई? जीवाणु में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी नहीं है। जीवाणु के प्रकाश संश्लेषण में जो वर्णक काम करेंगे वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। कौन से हैं भाई? बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन हैं जो काम करते हैं। तो ये किसके अंतर हो गए भाई? पादपों में प्रकाश संश्लेषण और जीवाणु में। पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होगा, जीवाणु में क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं, क्रोमैटोफोर है। इलेक्ट्रॉन दाता सबसे प्रमुख अंतर, और एनसीईआरटी में एक ही दे रखा है, एनसीईआरटी में एक ही अंतर दे रखा है जीवाणु के प्रकाश संश्लेषण और पादपों के प्रकाश संश्लेषण में, कि इसमें जल है इलेक्ट्रॉन दाता, जीवाणु में इलेक्ट्रॉन दाता H2S है, जल नहीं है, इसलिए जीवाणु के प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगी। फिर तो ठीक है, इसमें दो प्रकाशीय तंत्र हैं, इसमें एक ही है। दो है इसलिए इसमें रेड ड्रॉप देखा जाता है, क्योंकि रेड ड्रॉप में केवल PS1 काम कर पाएगा, PS2 नहीं कर पाता, तभी तो रेड ड्रॉप होता है। इसमें एक ही प्रकाशीय तंत्र है तो रेड ड्रॉप नहीं होगा। अब एक और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में मोनेरा जगत में सभी BGA यानी नील हरित शैवाल और कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण दर्शाते थे, है ना बच्चों? यही तो बताया था मैंने। मोनेरा जगत में सभी और कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। उसमें आपको याद रखना है, जीवाणु जो है, इन जीवाणु में इलेक्ट्रॉन दाता जो है वो H2S है और इसीलिए इनमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती, है ना। मोनेरा जगत में सभी जीवाणु और कुछ सभी नीलहरित शैवाल और कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। ये जो नीलहरित शैवाल है BGA, ये ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन दाता H2O है, ये ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और इनमें क्लोरोफिल A भी होता है।
ठीक है, तो मोनेरा जगत में भाई, मोनेरा जगत में प्रोकैरियोट से हम आगे पढ़ेंगे। मोनेरा जगत में सभी नीलहरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण दर्शाएंगे और कुछ जीवाणु दर्शाएंगे। तो जो कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण दर्शाएंगे उसमें तो इलेक्ट्रॉन दाता H2S है, यानी ऑक्सीजन मुक्त नहीं हो रहा। लेकिन जो नील हरित शैवाल हैं भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन दाता जल ही होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है और क्लोरोफिल ए। तो जब हम जैव विकास या एवोल्यूशन पढ़ेंगे ना बच्चों, तो जैव विकास या एवोल्यूशन में हम यही तो पढ़ते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जब हुई थी तो पहले प्रकाश संश्लेषण जीव या ऑक्सीजन मुक्त करने वाले प्रकाश संश्लेषी जीव सबसे पहले कौन थे? ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना? तो यही तो याद रखना है। जीवन की उत्पत्ति में, जीवन की उत्पत्ति में सबसे पहले ऑक्सीजन मुक्त करने वाले प्रकाश संश्लेषी जीव यही तो है नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना भाई? तो जीवन की उत्पत्ति जब हुई तो सबसे पहले ऑक्सीजन मुक्त करने वाले प्रकाश संश्लेषी जीव थे BGA, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन मुक्त करते नहीं, तो सबसे पहले ऑक्सीजन मुक्त करने वाले प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से आए? नील हरित शैवाल। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अंतर थोड़ा याद रखना जीवाणु और पादपों के प्रकाश संश्लेषण में। फिर अंत में क्या आएंगे भाई? अंत में अपने पास मैंने आपसे कहा था प्रकाश संश्लेषण में वैज्ञानिकों का योगदान देखेंगे। ठीक है, तो जीव विज्ञान यार क्या है? प्रकाश संश्लेषण में वैज्ञानिकों का योगदान। ठीक है भाई, किसकी बात करेंगे? वैज्ञानिकों का योगदान। एक सेकेंड भाई, इसको जरूरत ही नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण में किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? वैज्ञानिकों के योगदान की। ठीक है, अब बहुत बेसिक से आपको ध्यान ही रखने कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या किया। अब देखो, वैज्ञानिकों का योगदान तो ठीक है, इक्वेशन क्या थी भाई? इक्वेशन प्रकाश संश्लेषण की क्या है? वापस बनाएं, 6CO2 प्लस 12H2O, इसमें प्रकाश, क्लोरोफिल, ठीक है। सबसे पहली क्लास में प्रकाश संश्लेषण की यही तो इक्वेशन बनाई थी। तो प्रकाश संश्लेषण में जब आपके पास ये 6 कार्बन शर्करा, और 6 कार्बन शर्करा कौन सी? ग्लूकोज, इसका निर्माण होता है, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और ऑक्सीजन मुक्त होता है और वाष्पोत्सर्जन हानि भी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 यूज होती है, जल यूज होता है, प्रकाश यूज होता है, क्लोरोफिल यूज होता है, 6 कार्बन शर्करा बनती है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। ये सब वैज्ञानिकों ने ही तो बताया होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इन सब की आवश्यकता है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो जल से आती है। ये सब किसने बताया? वैज्ञानिकों ने। तो कैसे बताया? ये देखो, सबसे पहले थे कौन से वैज्ञानिक? जोसेफ प्रीस्ले। सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक थे? प्रीस्ले। क्या बताया उन्होंने? कि हरे पादपों की वृद्धि में वायु की भूमिका होती है ना? वृद्धि में वायु की भूमिका बताई। फिर जॉन इंगेहोस, इंगेहोस ने क्या किया कि पादप कार्य के लिए सौर
सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है भाई, सनलाइट की आवश्यकता होती है। ये किसने बताया? इंगेहोस ने। ये भी बता दिया कि पादप के हरे भाग से ऑक्सीजन मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण होगा तो ऑक्सीजन मुक्त होगी। फिर जूलियस वॉन सैक ने क्या बताया? ग्लूकोज के उत्पादन के लिए प्रमाण प्रदान किए। भाई प्रकाश संश्लेषण से 6 कार्बन शर्करा बनती है ना, तो 6 कार्बन शर्करा बनती है, तो 6 कार्बन शर्करा बनती है। इसका प्रमाण भी किसने दिया? जूलियस वॉन सेक ने इसका प्रमाण आपको दिया। फिर कौन से वैज्ञानिक थे? हां, TW एंगलमैन। ये इंपॉर्टेंट है भाई। इन्होंने प्रिज्म का प्रयोग किया और क्लैडोफोरा का उपयोग किया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है, देखो इस एंगलमैन के प्रयोग को तो मैं भी आपको विस्तार से समझाऊंगा बच्चों। ये जो एंगलमैन का प्रयोग है ना, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले नीचे देख लेते हैं, फिर अपन एंगलमैन का प्रयोग देखेंगे। वॉन नील जो है, उन्होंने क्या किया भाई? जीवाणु पर अध्ययन किया और यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश निर्भर अभिक्रिया है, जिसमें CO2 कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होता है। यही तो बताया उन्होंने कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन या कार्बन डाइऑक्साइड ही अपचयित होती है 6 कार्बन शर्करा में, यानी कार्बोहाइड्रेट में। यह जो प्रयोग है बच्चों एंगलमैन का, हां यह बताता हूं क्या है। ठीक है, एंगलमैन का प्रयोग है। देखो बच्चों, अपने पास जो प्रकाश या लाइट है वो तो व्हाइट लाइट है ना। ये व्हाइट लाइट है जो 7 रंगों से मिलकर बनी है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर आपको पता है। तो एंगलमैन ने क्या किया? इस प्रकाश को, ठीक है, इस प्रकाश को प्रिज्म से पास करवाया। तो इस प्रकाश को अगर आप प्रिज्म से पास कराओगे तो प्रिज्म क्या कर देगा भाई? प्रकाश को उनके 7 अलग अलग हिस्सों में तोड़ देगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 हिस्सों में, है ना। 7 हिस्सों में क्या क्या तोड़ दिए? विबग्योर। मतलब प्रकाश को उन्होंने मोनोक्रोमैटिक लाइट में तोड़ दिया। वायलेट अलग हो गया, इंडिगो अलग, ब्लू अलग, ग्रीन अलग, येलो, ऑरेंज, रेड। इस सब प्रकाश को किस में डाल दिया? क्लैडोफोरा, एक हरित शैवाल होती है, उसको दिया, है ना। क्लैडोफोरा हरित शैवाल है भाई। तो उन्होंने क्या किया? जो लाइट है उसको प्रिज्म से पास करवाया। प्रिज्म ने उस प्रकाश को उसके अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया। वायलेट अलग, इंडिगो अलग, ब्लू अलग, ग्रीन अलग, येलो अलग, ऑरेंज अलग और रेड अलग। ये सारा वायलेट का प्रकाश, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड क्लैडोफोरा पर गए। क्लैडोफोरा इसको यूज करके प्रकाश संश्लेषण करेगी। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में करेगी? क्लैडोफोरा हो, हरित शैवाल है, कोई भी पादप है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में होगा? ब्लू और रेड में। तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस में हुआ भाई? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण नीले व लाल प्रकाश में होगा। अब सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण नीले व लाल प्रकाश में होगा, इसका मतलब सर्वाधिक ऑक्सीजन भी कहां मुक्त होगी? प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक नीले और लाल प्रकाश में होगा, मान लिया। तो नीले और लाल प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होगा, मतलब नीले और लाल प्रकाश में सर्वाधिक ऑक्सीजन मुक्त होगी, है ना। और नीले और लाल प्रकाश में सर्वाधिक ऑक्सीजन मुक्त होगी, तो जहां पर ऑक्सीजन सर्वाधिक होगा वहां पर जीवाणु भी सर्वाधिक होंगे। जीवाणु को वृद्धि करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना। सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु हैं, उनको वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट ही तो यही किया। इनको यह पता करना था कि किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा है। तो इन्होंने देखा नीले और लाल प्रकाश में सर्वाधिक जीवाणु की वृद्धि हो गई। अब नीले और लाल प्रकाश में सर्वाधिक जीवाणु की वृद्धि का मतलब क्या हुआ? जीवाणु की वृद्धि वहां पर ज्यादा होती है जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होता है।
ऑक्सीजन ज्यादा किस में आया? नीले और लाल प्रकाश में। क्यों आया? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो सर्वाधिक ऑक्सीजन किस में मुक्त हुआ? नीले और लाल प्रकाश में। इसका मतलब सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण कहां हुआ? नीले और लाल प्रकाश में। यही तो सिद्ध किया उन्होंने। अतः सर्वाधिक ऑक्सीजन मुक्त किस प्रकाश में? नीले व लाल प्रकाश में। और इस कारण जीवाणु की सर्वाधिक वृद्धि भी नीले व लाल प्रकाश में है ना। तो लाइट क्या था भाई? प्रिज्म पे पास की। प्रिज्म ने प्रकाश को अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग तरंगों में विभेदित कर दिया। फिर अपन ने ये सारी लाइट क्लैडोफोरा को दी। हमें पता है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण नीले और लाल प्रकाश में होगा। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण नीले और लाल प्रकाश में होगा, इसका मतलब सर्वाधिक ऑक्सीजन भी नीले और लाल प्रकाश में मुक्त होगी। तो सर्वाधिक ऑक्सीजन अगर नीले और लाल प्रकाश में मुक्त होगी तो जीवाणु की वृद्धि भी सर्वाधिक नीले और लाल प्रकाश में देखी गई, है ना। यही प्रयोग, यही किसका प्रयोग है? एंगलमैन। देखो भाई, प्रकाश है, प्रकाश प्रिज्म पे गया, प्रिज्म ने उसको अलग अलग लाइट में 1 2 3 4 5 6 7 किस में भाई? ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जीवाणु की अधिकतम वृद्धि किसमें हो गई? नीले और लाल प्रकाश में। क्यों? क्योंकि नीले व लाल प्रकाश में अधिक ऑक्सीजन मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण के कारण। ठीक है बच्चों, तो ये एक और चीज। अच्छा, एक और वैज्ञानिक, एक और चीज आपको याद रखनी है प्रकाश संश्लेषण में। वो क्या है भाई? वो एक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं हिल रिएक्शन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हिल रिएक्शन। अब हिल रिएक्शन का मतलब यह नहीं है कि पहाड़ पे हो रहा है, नहीं। हिल एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने यह प्रमाणित किया था कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त हो रही है ना, वो जल से आती है। ठीक है, तो हिल ने प्रमाणित क्या किया? हिल रिएक्शन प्रमाणित किया कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त ऑक्सीजन जल से आती है ना भाई। प्रकाश संश्लेषण में जो मुक्त ऑक्सीजन है वो कहां से आएगी? जल से। कैसे? क्योंकि जल से ही ऑक्सीजन आएगी, यही तो प्रमाणित किया उन्होंने। तो जल का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, जल से ऑक्सीजन निकल रही है, मतलब जल का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन। तो इसके साथ उन्होंने क्या किया? एक Fe3+ फेरीसाइनाइड साथ में यूज किया। अगर किसी एक चीज का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरी चीज का क्या होगा? अपचयन। तो आयरन का क्या हो गया? अपचयन, फेरस साइनाइड, है ना। तो इसी को हिल रिएक्शन कहते हैं। उन्हें यह प्रमाणित करना था कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, वो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो जल से आती है। तो उन्होंने उसके साथ फेरीसाइनाइड यूज किया, क्योंकि जल का ऑक्सीकरण हुआ तो उसके साथ आप जो फेरीसाइनाइड यूज करोगे उसका क्या होगा? अपचयन। उसका क्या होगा? अपचयन। तो इससे यह प्रमाणित हो गया कि प्रकाश संश्लेषण में जो मुक्त ऑक्सीजन है वो कहां से आती है?
वो कहां से आएगी भाई? जल से आएगी। ये कौन सा रिएक्शन हो गया? हिल रिएक्शन। इसका मतलब एक क्वेश्चन है भाई, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 2-3 बार एम्स में आया है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देखो भाई, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को विकिरण सक्रिय करो और जल के ऑक्सीजन को भी विकिरण सक्रिय करो, है ना बच्चों? अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को विकिरण सक्रिय करो और जल के ऑक्सीजन को विकिरण सक्रिय करो, दोनों को, तो विकिरण सक्रियता कहां पर दिखाई देगी? तो हमें यह पता है कि जल से तो क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन। तो इसमें विकिरण सक्रियता, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन, C6H12O6। तो यहां पर विकिरण सक्रियता, है ना भाई? तो आपके पास विकिरण सक्रियता क्या है? सुन तो लो। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को विकिरण सक्रिय करते हो, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को विकिरण सक्रिय करते हो, तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का तो अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन 6 कार्बन शर्करा में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को अगर आप विकिरण सक्रिय करो, तो वो विकिरण सक्रियता आपको किस में मिलेगी? 6 कार्बन शर्करा में। और हमें पता है जल का तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। प्रकाश संश्लेषण में जल इलेक्ट्रॉन दाता भी है, और ऑक्सीकरण से ही तो क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन। तो अगर आप जल का अपघटन या जल के ऑक्सीजन को विकिरण सक्रिय करोगे, तो जल के ऑक्सीजन को विकिरण सक्रिय करने पर वो विकिरण सक्रियता आपको किसमें देखने को मिलेगी? ऑक्सीजन, मुक्त होने वाली ऑक्सीजन में। किसमें मिलेगी भाई? मुक्त होने वाली ऑक्सीजन में मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो अपन ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी कर ली भाई। ठीक है, प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, C3 पादप, C4 पादप, कैम पादप, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक भी हमने देख लिए। जीवाणु और पादपों में प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर होता है ये देख लिया। और जो वैज्ञानिकों का योगदान रहा है प्रकाश संश्लेषण की खोज में, प्रकाश संश्लेषण पादपों में कैसे होता है, उसके लिए जो वैज्ञानिकों ने योगदान दिए, एनसीईआरटी वाले वैज्ञानिक। देखो बच्चों, ऐसे तो बहुत कई सारे वैज्ञानिक होंगे जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण में योगदान दिया है। सभी वैज्ञानिक आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कितने लाखों में वैज्ञानिकों के नाम हैं भाई। लाखों वैज्ञानिकों को कैसे याद रखोगे? केवल वही वैज्ञानिक, केवल वही वर्ष याद रखने हैं जो हमारे एनसीईआरटी में है। ठीक है, लाखों करोड़ों वैज्ञानिकों के नाम आप ना याद रख सकते हो, ना आपको याद रखने हैं। केवल उन्हीं वैज्ञानिक, केवल उन्हीं वर्षों को याद रखना है जो एनसीईआरटी में है। तो मैंने जो वैज्ञानिकों के नाम यहां पर बताए, वो केवल वही वैज्ञानिक हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। उतने ही वैज्ञानिकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर पूरा हो गया है। अगले लेक्चर में, हां बिल्कुल, अगले लेक्चर में हम पादप कार्यकी का नया चैप्टर, पादपों में परिवहन वाला चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में नए पाठ के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।